क्वेश्चन था, बोला एस एक सेट था, तो सेट में क्या था, ए आई जे 5 कस 5 एक मैट्रिक्स, ठीक है। और जितने एंट्रीज होता है वो सारे एंट्री क्या होता है, 0 और आइदर 1। आई अगर 0 होगा और 1 होगा। फॉर ऑल आई जे हमेशा आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई, मतलब इसका मतलब ये देखो, फॉर आई मतलब सारे जो रो का सम 1 होगा, ठीक है, सारे रो का सम 1। उसके बाद देखो हमेशा ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल जे, मतलब सारे जितने कॉलम में सब कॉलम का सम 1। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज ऑप्शन ए 5 स्क्वायर, ऑप्शन बी 5+5, ऑप्शन सी 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन डी 55। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या था, एस मेरा क्या सेट था वही देखना होगा। जो हमारा एस था, एस मतलब देखो एस हमारा था ए आई जे एक 5 कॉस 5 मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो ए आई जे इक्वल टू 0 और 1, ठीक है, हमारा 0 और 1। और एक बात था, अगर किसी का मतलब देखो ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई, इसका मतलब होता है ये रो का सम, ये भाई साहब मतलब ये रो सम, ठीक है। फॉर ऑल आई मतलब रो सम। उसके बाद देखो और एक कंडीशन था, हमेशा ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल जे। फॉर ऑल जे मतलब ये कॉलम का सम, ये होता है सम ऑफ कॉलम, ठीक है, सम ऑफ कॉलम। यहाँ पे सम ऑफ रो, ठीक है, सॉरी सम ऑफ रो, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर रो सम 1 और कॉलम सम 1 आ गया तो इसी टाइप का मैट्रिक्स हम कहते हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज दिस मैट्रिक्स इज परम्यूटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स होता है ना, तो एवरी जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होता है उसका जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनलिटी ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स, दिस implies cardinality of permutation matrix क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारा जो मैट्रिक्स था, कौन सा मैट्रिक्स था, हमारा मैट्रिक्स था 5 cos 5, तो n मतलब कितना होगा, n5 होगा। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी भी रॉन्ग, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी रॉन्ग, ठीक है। ये पार्ट बी का क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन सही होगा और अदरवाइज बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विथ नो 2 डिजिट कॉमन इज, ऑप्शन ए 4536, ऑप्शन बी 3024, ऑप्शन सी 5040, ऑप्शन डी 4823, ठीक है। तो किसी भी 4 नंबर डिजिट, उसमें कोई डिजिट 2 डिजिट कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो आप तो मतलब हमारा जो सेट बनेगा तो वहाँ पे जो नंबर होता है 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 किसी भी डिजिट बन सकते ना, ये डिजिट लेकर ही तो किसी भी डिजिट नंबर होते हैं ना, 4 डिजिट 6 डिजिट, अब जितने चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यही से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट डिजिट, और ये भाई सब सेकेंड डिजिट, ये थर्ड, और ये फोर्थ डिजिट, ठीक है। देखो तो फर्स्ट डिजिट कभी जीरो नहीं बन सकते, क्यों? अगर जीरो आप बना दिया ना तो कोई भी ले लो तो 3 डिजिट बन जाएगा, है ना। देखो अब पहले अगर जीरो ले लिया तो उसके बाद क्या बनेगा, जो भी लो 9 2 1 तो कितना बनता है, ये तो नहीं होता, 3 डिजिट बनता, तो इसलिए फर्स्ट डिजिट कभी जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा सो फर्स्ट digit cannot retain zero, ठीक है। तो पहले डिजिट हम जीरो नहीं ले सकते, तो जीरो को छोड़ के क्या कितना होता है, तो देखो कितने चॉइस होते हैं, तो 9 चॉइस होते हैं, 9 चॉइस, तो हमारा फर्स्ट डिजिट को कितने चॉइस होते हैं, 9 चॉइस। तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट डिजिट चॉइस होते हैं ना, फर्स्ट डिजिट चॉइस कितने होते हैं, 9 चॉइस होते हैं। उसके बाद देखो सेकेंड डिजिट चॉइस, तो देखो अब सेकेंड डिजिट को आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने ले लिया वो नहीं ले सकते। तो उसका मतलब यहाँ पे एक तो ले लिया तो 8 और उसका 9, तो इसमें भी 9 चॉइस होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो डिजिट होता है चॉइस कितना होता है, देखो मैंने 2 ले लिया ना, तो यहाँ पे 10 डिजिट होता है, तो 2 ले लिया, तो उसके बाद कितने चॉइस होते हैं, 8 चॉइस होते हैं, तो यहाँ पे 8 चॉइस। फोर्थ डिजिट चॉइस कितने होते हैं, देखो हमने ऑलरेडी 3 डिजिट चॉइस चूज कर लिया, तो 10 से 3 हटा दिया तो क्या होता है, 7 चॉइस होता है, तो 7 चॉइस, ठीक है। तो हमारा 7 चॉइस होता है, तो मतलब क्या बनता है, तो रिक्वायर्ड डिजिट द नंबर ऑफ 4 डिजिट, हाँ, तो रिक्वायर्ड नंबर, दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है, ये मल्टीप्लाई बन जाता है। पहले तो 9 टाइम्स लिया था, सेकेंड कितने चॉइस होता है, 9, थर्ड 8 चॉइस होता है, और फोर्थ 7 चॉइस होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बनता है 9 9 81, 56 हो जाता, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना मिलता, 6 होता, चलिए 48 5 और 6 5 6, यहाँ पे 3 मिलता है, और 5 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6, तो हमारा रिजल्ट देखो 4 5 3, हाँ ऑप्शन ए पे राइट होगा, ऑप्शन बी रॉन्ग, सी रॉन्ग और डी रॉन्ग, ठीक है, यही हमारा सही ऑप्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, तो लेट डी बी द नॉन जीरो एन कॉस एन रियल मैट्रिक्स विथ एन ग्रेटर देन 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड। ऑप्शन ए डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू 0 implies rank of D equal to 0. Option B,
determinant D equal to 1 implies rank of D not equal to 1. Option C, rank of D equal to 1 implies determinant D not equal to 0. Option D, rank of D equal to n implies determinant D equal not equal to 1. तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप पहले काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना चाहिए था, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत क्वेश्चन बहुत ईजी, लेकिन आपको एक काउंटर एग्जाम्पल हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी में एक साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ए और सी, देखो ऑप्शन ए और सी मतलब क्या होता है। ए में बोला था अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो डिटर्मिनेंट 0 मतलब उसका रैंक 0 होगा, ठीक है। और ऑप्शन सी देखो, रैंक अगर डी का रैंक 1 तो इम्प्लाई करता है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर रैंक 1 हो गया तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं बनेगा, यही यहाँ पे बोला था। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो। डी मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 2 cos 2 ग्रेटर देन 2 एन, तो मैंने 2 cos 2 लिया। तो देखो 1 0 0 0, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। देखो हमारा जो डिटर्मिनेंट बनता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या होता है, 0 होता है ना। तो इसका रैंक भी क्या कितना बनता है, रैंक ऑफ डी कितना होता है, ये तो रैंक 1 होता। तो यहाँ पे क्या था, अगर डिटर्मिनेंट 0 इम्प्लाइज करता है रैंक 0, तो देखो डिटर्मिनेंट तो 0 बन गया, रैंक 0 नहीं बनेगा ना, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग। ऑप्शन सी देखो, रैंक अगर डी का रैंक 1 तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, हमारा रैंक 1 आ गया, डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया, तो यहाँ पे बोला डिटर्मिनेंट कभी 0 नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग। अच्छा, अब बात आती है ऑप्शन डी, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी देख लीजिए। तो रैंक ऑफ डी इक्वल टू एन इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1। तो मैंने एक डी को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर किया, 1 1, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो इसका जो ये 1 cos 2 cos 2 मतलब n कितना बनता है, यहाँ पे n 2 बनता है ना, n कितना बनता है, n इक्वल टू 2, ठीक है, n 2 होता है। तो हमारा रैंक कितना होता है, जो रैंक होता है तो 2 होता है, मतलब n बराबर होता है n, मैंने n लिया था, हाँ n होगा। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 1 बोला, ये डिटर्मिनेंट 1 नहीं बनेगा। तो हमारा देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 ही बनता है ना। तो ऑप्शन ये भाई सब भी गलत हो गया, है ना। तो ये पार्ट सी का, तो मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिया, तो डी तो बी तो सही होना चाहिए। अगर सही नहीं हो तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, अगर सही तो होना चाहिए ना, अगर सही ना हो गया तो रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो इसलिए ये डी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कुछ भी कर सकते हो, ऑप्शन डिटर्मिनेंट अगर 1 होगा तो कभी रैंक 1 नहीं बनेगा। कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हो ना, ये हमेशा 1 नहीं बनेगा, कोई भी लो। मैंने यही मैट्रिक्स लिया था, देखो इसका डिटर्मिनेंट 1 बना है ना, तो ये रैंक कभी 1 नहीं बनेगा, 2 बना, ठीक है ना, तो कभी नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट कप्पा बी द प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी डिफाइन। एक मैट्रिक्स दिया था माइनस कप्पा रेस टू -2 0 0 0 0 0 कप्पा रेस टू -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 कप्पा 0 0 0 0 0 कप्पा स्क्वायर। यह 5 cos 5 मैट्रिक्स, ठीक है, यह 5 cos 5 मैट्रिक्स फॉर ए वेक्टर v1 v2 v3 v4 v5 बिलोंग R5, मतलब v जो वेक्टर हो कहाँ से लिया, R5। डिफाइन va रूट ओवर va vt where vt is transpose of v if omega equal to 1 -1 1 1 -1, then
ओमेगा ए इक्वल टू, मतलब ओमेगा ए इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा पास जो ऑप्शन था, देखो यहाँ पे कप्पा ये प्रीमिटिव फी फ्रूट, ठीक है, और यहाँ पे बोला वी ओमेगा, वी ए मतलब वी ए, देखो तो ये मतलब होता है वी ए वी ट्रांसफर से हमारा यहाँ पे दे दिया, तो हमको डिफाइन करेगा डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए क्या होगा? तो डब्ल्यू ए तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? वी को जगह डब्ल्यू ए हो जाएगा ना, हाँ यही होगा। तो पहले हमको क्या डिफाइन करना होगा? पहले हमको हमको डब्ल्यू ए ट्रांसफर ये डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या था? डब्ल्यू तो हमारा यही था ना, क्या था? 1 -1 1 1 -1। ठीक है, और हमारा जो डब्ल्यू ए था ये क्या था? यहाँ पे लिख दीजिए माइनस को 0 0 0 0। उसके बाद देखो 0 माइनस, उसके बाद 0 0 0। ठीक है, उसके बाद देखो 0 0 1 0 0। उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कप्पा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा था यही था। देखो यहाँ पे जो डब्ल्यू था वो ट्रांसफर कर दिया, मतलब रो कॉलम बन जाएगा ना, तो ये बन जाता है 1 -1 1 1 -1। ठीक है, यही बन जाते हैं। यहाँ पे ये कॉमा नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो पहले जो था मैंने एज इट इज रख दिया। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद देखो फर्स्ट रो ये कलम को साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? देखो ये फर्स्ट रो इसको साथ मल्टीप्लाई करने, बाकी सब 0 है तो 0 बन जाएगा, और ये जो कप्पा था इसको साथ मल्टीप्लाई करके हो गया कप्पा स्क्वायर। अब इसको मैंने टी रिप्लेस कर दिया, हाँ तो लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया टी। ठीक है, हाँ मैंने लेट जो कप्पा था इसको मैंने टी लिया था, तो यहाँ पे क्या होता? तो ये यहाँ पे टी पुट कर दिया, तो हम टी लिख लेते। ठीक है, यहाँ पे सब टी लिख लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसके बाद देखो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? ये टी -2। उसके बाद ये भाई सब इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? टी -1। तो ये थर्ड रो, और इसको सब मल्टीप्लाई करने से 1 मिलते हैं। ये वाला जो फोर्थ इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? टी, उसके बाद टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये भाई सब दोनों भाई सबको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है आपको? फिर से हम मल्टीप्लाई कर दिया। देखो तो यहाँ पे लिखता है -t स्क्वायर -t इनवर्स +1 +t -t स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यही मिलता है। उसके बाद देखो हम यहाँ पे कुछ, ठीक है, उसके बाद क्या मिलता है मेरा? देखो हमारा जो रिजल्ट था ए ओमेगा टी, तो क्या मिलता? -t स्क्वायर
प्लस टी माइनस इनवर्स प्लस 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये मतलब 1/t² माइनस 1/t प्लस 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर। तो देखो हमारा यही मिलता। तो उसके बाद क्या, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, हम गलती कर दिया था, ये भाई सब माइनस होगा, ठीक है, हाँ गलती कर दी, ये से यहाँ पे ये भाई सब भी माइनस होंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखो एक्चुअली यहाँ पे प्लस बनेगा, प्लस बन जाएगा, हाँ प्लस बन जाएगा। तो पर में क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस t4, ठीक है। अच्छा तो हमारा तो बन गया ना। हमारा जो टी था, टी मतलब क्या था, कप्पा था, तो मैंने ऐसे लिख सकते कप्पा स्क्वायर 1 प्लस कप्पा स्क्वायर प्लस कप्पा क्यूब प्लस कप्पा 4, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला था कप्पा क्या होता है, सिंस फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, फिफ्थ रूट यूनिटी मतलब इसका मतलब ये भाई सब मतलब ये होता है। तो कप्पा प्लस कप्पा स्क्वायर प्लस कप्पा क्यूब प्लस कप्पा 4 इक्वल टू 0 बनता है, ठीक है। इसका मीनिंग्स होता है 0। कप्पा विद प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 प्लस कप्पा स्क्वायर प्लस कप्पा क्यूब प्लस कप्पा 4 इक्वल टू 0 बनता। तो ये तो 0 बन जाते ना, 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता, 0 मिलता। हमारा ऑप्शन देखो, तो हमारा पहले ये तो पहले कर लेते ना, तो यहाँ पे रूट दिया था ना, तो रूट कर दो, तो यहाँ पे रूट बन जाता है, यहाँ पे रूट बन जाता है, यहाँ पे रूट बन जाता है, हाँ तो यहाँ पे भी रूट बन जाता है, एक्चुअली अल्टीमेटली 0 बन जाता है। तो हमारा आंसर ए राइट होगा और बी सी डी रॉन्ग होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n cos n greater than equal to 2 with real entities and trace equal to 0। ऑप्शन ए n स्क्वायर माइनस n बाई 2 माइनस 1, ऑप्शन बी n स्क्वायर प्लस n बाई 2 माइनस 1, ऑप्शन सी n स्क्वायर माइनस 2n बाई 2 माइनस 1, ऑप्शन डी n स्क्वायर प्लस 2n बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे बोला डायमेंशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डायमेंशन जानना होगा, तो डायमेंशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, पहले आपको डायमेंशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जानना होगा। अच्छा देखो, डायमेंशन ऑफ n cos n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज क्या होता है, n इंटू n प्लस n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ठीक है। उसमें उसको बाद देखो यहाँ पे कोई कंडीशन बता दिया था, बोला जो टेस इक्वल टू 0, मतलब एक कंडीशन है टेस इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे देखो सिंस टेस इज 0, दिस इम्प्लाई एल कंडीशन कितने कंडीशन मिलता है, एक कंडीशन, मतलब एक कंडीशन यहाँ पे बोला तो एक कंडीशन होता है, तो है ना। तो देखो इसके बाद डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, तो हमारा जो रिक्वायर्ड डायमेंशन बनेगा, तो रिक्वायर्ड डायमेंशन इक्वल टू क्या होता है, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायमेंशन होता है, उसके बाद माइनस एल आई कंडीशन, ठीक है।
क्या होता है, डायमेंशन ऑफ n का सेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स माइनस LI कंडीशन, ठीक है। तो पहले देखो हमारा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायमेंशन था वो n² प्लस n बाई 2 माइनस, उसके बाद LI कंडीशन कितने मिला, एक मिला, क्योंकि यहाँ पे बोला था ट्रेस ऑफ इक्वल टू 0, मतलब एक कंडीशन बता दिया, तो LI कंडीशन एक होगा, तो 1, ठीक है। तो यही हमारा रिजल्ट। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे n² माइनस n, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखो n² प्लस n बाई 2 माइनस 1, हाँ ये करेक्ट हो गया, हाँ ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, यही पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेट W बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट a3, डिफाइन T सच दैट W टेंड्स टू W, T W से W मैप कर रहा था, बाय T ऑफ Px इक्वल टू P डैश x, मतलब डेरिवेटिव, P डैश मतलब डेरिवेटिव, इज द डेरिवेटिव ऑफ पी, मतलब पी डैश कहा होता है, पी डैश मतलब डेरिवेटिव होता है, वायर पी डैश, यहाँ पे गलती लिखा, वायर, यहाँ पे आप करेक्ट करना चाहिए था, वायर पी डैश, वायर पी डैश एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ पी, द मैट्रिक्स ऑफ टी इन द बेसिस 1x, x², x3. Consider a column vector is given by option A 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3, option B 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0, option C 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0, option D 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0, बाकी सब 0, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन था। तो पहले हमको ये जो मैट्रिक्स था टी मैट्रिक्स हमारा जो डिफाइन दिया था ना, यही से हम निकाल लेंगे। हमारा डिफाइन क्या था, देखो टी हमारा जो डिफाइन था वो क्या था, पी डैश एक्स, ठीक है। और हमारा जो बेसिस था, बेसिस क्या था ना, हमारा जो बेसिस था 1x x² और x3, ठीक है। तो पहले हम T1 यहाँ पे लिखते, जो P1 यहाँ पे लिखते, तो 1, तो P डैश 1 का मतलब P डैश x मतलब P मैंने 1 लिया, तो 1 का डेरिवेटिव कितना बनता, 0 बनता, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद मैंने x लिया था, x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसके बाद मैंने x², ये 2x होता है डेरिवेटिव, उसके बाद x3, ये 3x², ठीक है। और जिसको मैं 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x3 हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x3 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 2x हम देखो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x3। यहाँ पे देखो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू x² प्लस 0 इंटू x3 हम लिख सकते हैं यहाँ पे ना। तो देखो हमारा जो मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, देखो हम जो T1 पे जो मिला ना, ये जो रो, इसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे। इसका जो कोएफिशिएंट होता है 1 का कोएफिशिएंट 0, x का 0, ये सब कोएफिशिएंट का वैल्यू हम यहाँ पे कॉलम वाइज पुट कर देते, ठीक है। तो क्या बनता है 0 0 0 0 0 मिलता है ना, 4 मिलेंगे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देख, सॉरी
उसके बाद देखो हम इसका जो कॉफिशियन है, ये कॉफिशियन को मैं कॉलम वाइज लिखेंगे। तो इसका कॉफिशियन क्या मिलेंगे, 1 0 0 0, ठीक है। उसके बाद देखो इसका जो कॉफिशियन हम कॉलम वाइज लिखेंगे, क्या मिलते हैं, 0 2 0 0, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो थर्ड वाला लास्ट वाला उसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे, क्या मिलते हैं, 0 0 3 0, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। तो देखो अब कौन सा मैट्रिक्स सही हुआ यहाँ पे, हमारा देखो ये वाला तो नहीं होगा ना, यहाँ पे देखो ये वाला आप डायगोनल पे बैठा दिया ये भाई साहब को, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लिखा तो नहीं होगा, ये वाला देखो सही होगा, सी करेक्ट होगा और डी रॉन्ग, ठीक है। तो आज का हमारा जितना जो सेशन है जून 2011 मतलब 2011 को जो जितने लीनियर अलजेब्रा आए थे पीआई को मैं सब करा दिया पार्ट बी का। तो आने वाला जो सेशन होगा वो पार्ट बी का ही रियल एनालिसिस होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आपको नया नया वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जब नया नया अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।